सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ मार्क्स। मार्क्स के जो 4 आधारभूत सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और चौथा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्सवाद के ये 4 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक चलती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो पुस्तक चलती है उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। मार्क्सवाद दुनिया में एक बड़ा चर्चित सिद्धांत रहा है। पूरी दुनिया साम्यवादी और पूंजीवादी 2 जगत में विभाजित हो गई थी। शीत युद्ध का दौर चला था, तो मार्क्स के इन सिद्धांतों को जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। दरअसल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का बहुत गहन विश्लेषण किया था। मार्क्स ने ये बताया कि समाज का जो आर्थिक ढांचा होता है वो आधार होता है, और उस समाज के आर्थिक ढांचे की आधारशिला पर ही उस समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे की बुनियाद रखी जाती है। यानी किसी भी देश का कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो ढांचा है उस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली और उत्पादन के संबंध। मार्क्स कहता है कि उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज में वर्गों का विभाजन होता है। वेपर ने कहा है कि मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशेष महत्व है, और मार्क्स ने जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लिया है वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया है। सेबाइन ने कहा है कि मार्क्स ये कहता है कि समाज में जो संघर्ष होता है विभिन्न वर्गों के मध्य, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही समाज में परिवर्तन होते हैं, और आदिकाल से आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो सब उसी का परिणाम है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो बटा हुआ, वर्गों में बटा हुआ जो समाज है, उस समाजों में विकास की जो प्रेरक शक्ति है, विकास को प्रेरित करने वाला तत्व है, वो संघर्ष ही है। एक प्रसिद्ध कथन है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, कि ये किसका कथन है कि आज तक का इतिहास, मानव जाति का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल द टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कथन कार्ल मार्क्स का है कि आज तक का मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव समाज ने जो कुछ हासिल किया है वो संघर्ष के परिणाम स्वरूप हासिल किया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपस्थिति है। मार्क्स इस बात को कहता है कि समाज में हमेशा से ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। समाज में हमेशा 2 पृष्ठ पर विरोधी वर्ग अस्तित्व में रहे हैं, और विरोधी वर्गों का आधार जो है उनका आर्थिक विभाजन है। एक वर्ग तो वो है जिसके पास आर्थिक सत्ता है, जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, जो शोषण करता है, और दूसरा वो है जिसके पास आर्थिक सत्ता नहीं है, जो अपना श्रम बेचकर जीवन चलाता है, जो अपनी मजदूरी करके जीवन चलाता है, जो शोषित होता है, जिसका शोषण किया जाता है। तो एक शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग है। एक वर्ग जिसके पास आर्थिक सत्ता है, जिसका उत्पादन के साधनों पर कब्जा है, वो हमेशा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स वर्ग की परिभाषा देता है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। मोटे मोटे शब्दों में जिस समूह के आर्थिक हित एक जैसे होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे मिल मालिकों के एक जैसे हित हैं तो वो पूंजीपति वर्ग में है, जमींदारों के हित एक जैसे हैं, किसानों के हित एक जैसे हैं, मजदूरों के हित एक जैसे हैं, सामंतों के हित एक जैसे हैं, किसानों के हित एक जैसे हैं। तो इनके हित अलग अलग हैं, इनके आर्थिक हित अलग अलग हैं। जिनके आर्थिक हित एक जैसे हैं वो वर्ग कहलाते हैं। जैसे पूंजीपति वर्ग क्योंकि पूंजीपतियों के हित एक जैसे हैं, मजदूर वर्ग क्योंकि श्रमिकों के हित एक जैसे हैं। संघर्ष का मतलब केवल युद्ध नहीं है, संघर्ष का मतलब असंतोष भी होता है, रोष भी होता है, आंशिक असहयोग भी होता है, और ये जो संघर्ष और शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो क्रांति का रूप ले लेता है।
संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध और अराजकता की स्थिति बनी रहती है। मार्क्स ये कहता है कि समाज में एक वर्ग हमेशा ऐसा होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसका निरंतर शोषण होता है और उस शोषण के कारण वह असंतुष्ट रहता है। इस असंतोष को वह कभी असहयोग के रूप में, कभी हड़ताल के रूप में व्यक्त करता है। लेकिन जब यह शोषण असहनीय हो जाएगा, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो यह क्रांति का रूप ले लेता है और उस क्रांति में शोषित वर्ग की विजय होगी और जो वर्ग शोषण कर रहा है उसका अंत होगा। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की व्याख्या करते हुए कहता है कि समाज का जो विकास हुआ है कभी भी सामंजस्य, सहयोग और तालमेल के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि समाज का विकास संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही होता है। समाज में आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनकी बुनियाद संघर्ष पर रखी गई है। दास युग में मालिक और दास में संघर्ष होता था, सामंत युग में सामंत और किसान में संघर्ष होता था, और आज के पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच संघर्ष होता है। वर्तमान में समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक तो पूंजीपति वर्ग है जो संपत्ति का मालिक है, बुजुर्ग वर्ग है। दूसरा है एक ऐसा वर्ग जो अपना श्रम बेचने को मजबूर है, उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए साधन नहीं है, वो अपना श्रम बेचकर गुजारा करता है, जिसे हम श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जो अपना सब कुछ हार चुका है। बुजुर्ग वर्ग उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी वर्ग के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। वह अपनी पूंजी के दम पर श्रमिकों का शोषण करता है। बुजुर्ग वर्ग खुद कुछ श्रम नहीं करता, बल्कि श्रमिकों का शोषण करके लाभ कमाता है। दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग या श्रमजीवी वर्ग वह है जो अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर है, अपने श्रम के विक्रय करने के लिए मजबूर है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों के हितों में विरोध है। पूंजीपति को मुनाफा कमाना है, इसलिए श्रमिकों की जरूरत है। श्रमिक को अपना जीवन निर्वाह करना है, इसलिए पूंजीपति की जरूरत है। दोनों को जरूरत है, लेकिन हितों में बुनियादी संघर्ष है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। मजदूर अधिक मजदूरी लेना चाहता है ताकि अपना पेट अच्छे से पाल सके। इनके हितों के विरोध के कारण ही दोनों में संघर्ष प्रारंभ होता है। ये वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और ये वर्ग संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वतंत्र व्यक्ति और दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, पूंजीपति तथा श्रमिक, संक्षेप में एक उत्पीड़न करने वाला और दूसरा उत्पीड़न सहने वाला, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। कभी लुक छिप कर, कभी खुलकर संघर्ष करते रहते हैं, और इस संघर्ष का परिणाम या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में होता है या संघर्ष करने वाले वर्गों के विनाश में। यानी संघर्ष निरंतर चलता रहा है। दास अवस्था में दास और स्वामी के बीच था, सामंत अवस्था में जमींदार और किसान के बीच था, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक के बीच है। शोषण सदैव होता रहा है, इसलिए संघर्ष भी सदा ही मौजूद रहा है। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का चरमोत्कर्ष माना है। उसके अनुसार पूंजी पर आधारित जो उत्पादन प्रणाली है, उसमें उत्पादनकर्ता जो होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनमें भी गलाकाट प्रतियोगिता होती है। बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उनके उद्योग धंधों को हड़प लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सारी पूंजी और ज़मीनें कुछ इन्हें गिने हाथों में सिमट जाती हैं। मध्यम वर्ग जो होता है वो भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, धीरे धीरे वह भी श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाता है। पूंजीपति वर्ग की संख्या कम होती चली जाती है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ा उद्योगपति मझलम या छोटे दर्जे के उद्योगपतियों को नष्ट कर देता है, वो भी श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि धन की लालसा मनुष्य की निरंतर बढ़ती रहती है। पूंजीपति वर्ग छोटा हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता जाएगा। पूंजीपति अपने लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, तो वो जितना मुनाफा कमाते हैं उससे और बिजनेस और उद्योग धंधों में लगा देते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है, लेकिन मजदूरों की तो मजदूरी कम है, उनकी क्रय शक्ति कम है, वो खरीद नहीं पाएंगे, तो दूसरे देशों में बाजार तलाशे जाते हैं। और परिवहन और संचार के साधनों के कारण दूसरे देशों में माल बेचना या फैक्ट्रियां लगाना संभव भी है। इसका लाभ केवल पूंजीपति को नहीं मिलता, बल्कि श्रमिकों को भी मिलता है कि एक देश के श्रमिक दूसरे देश के श्रमिकों के संपर्क में आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ भी शोषण है और वहाँ भी शोषण है। उनमें चेतना उदय होती है कि इस शोषण का मूल कारण पूंजीपति है। तो परिवहन और संचार के साधन उन श्रमिकों के मध्य संगठन को बढ़ाते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, उनमें वर्गीय चेतना का उदय करते हैं।
सर्वहारा वर्ग की संख्या विशाल हो जाती है, उनका संगठन मजबूत होता चला जाता है और जिसके कारण वो निश्चित रूप से पूंजीपतियों को धराशायी करने में सफल होंगे। श्रमिकों के बढ़ते संगठन और वर्गीय चेतना का परिणाम ये होगा कि पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसक क्रांति करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो सब कुछ हरण करने वाले हैं, स्वत्व हरण करने वालों का स्वत्व हरण कर लिया जाएगा। सर्वहारा की विजय के पश्चात उत्पादन के जो साधन हैं उनको सामाजिक स्वामित्व में रखकर पुराने पूंजीपतियों को श्रमिक बनाने के लिए विवश किया जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें सब सदस्य उत्पादन करेंगे, दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं होगा और अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग सबसे अधिक उत्पीड़ित है, लेकिन साथ ही साथ सबसे अधिक क्रांतिकारी भी होता है। वो ये भी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है जिसका लक्ष्य है कि पूंजीवादी व्यवस्था को धराशायी करना। ये उस राज्य के खिलाफ भी है जो पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि ये किसका कथन है कि राज्य पूंजीपतियों के हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा कुछ नहीं है, तो कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स कहते हैं राज्य शोषण का यंत्र है, तो राज्य के माध्यम से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। राज्य पूंजीपतियों के हाथ में एक हथियार है जिसके माध्यम से वो दमन करते हैं। हम भी देखते हैं कई बार कि जब किसानों की जमीन का जो मनमाना अधिग्रहण किया जाता है पूंजीपतियों के हित में, तो किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के हित में किसानों की जमीनें औने पौने दामों में लेकर अधिग्रहण कर ली जाती है। विकास के एक चरण में मजदूर वर्ग के संघर्ष को क्रांति का रूप ले लेना चाहिए, तभी वह बुजुर्गा वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटा पाएगा और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर पाएगा। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग इतिहास में एक मात्र ऐसा वर्ग है जो खुद तो मुक्त होगा ही, सारी मानव जाति को भी हर शोषण से मुक्ति दिलाएगा। तो वर्ग संघर्ष की यह भावना पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। कोकर ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, वह उनके शोषण को बढ़ाकर उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित करती है। वो संगठित होते हैं, उनमें इस बात की चेतना का उदय होता है कि उनके शोषण का मूल कारण पूंजीपति है, इसलिए वो आपस में परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करते हैं। और ये संपर्क सहयोग विश्वव्यापी होता है क्योंकि उनको परिवहन और संचार के साधन मुहैया हो जाते हैं, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, शोषण बढ़ जाता है, इस कारण वो प्रतिरोध और क्रांति के लिए प्रेरित होते हैं। मार्क्स कहता है कि आज तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी वो बाद में खुद ही शोषणकर्ता बन गए। जितनी भी क्रांति हुई उसमें इतिहास अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में जो संघर्ष होगा, जो साम्यवादी क्रांति होगी, वो सारी क्रांतियों से भिन्न होगी। उसमें शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा और एक ऐसा समाज स्थापित होगा जिसमें सब मिलजुल कर रहेंगे, सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे और एक वर्ग विहीन समाज होगा, एक राज्य विहीन समाज होगा। पुलिस, न्यायालय, जेल की आवश्यकता नहीं होगी, सभी स्वयं प्रेरणा से काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, सब अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे, सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष हैं। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद खुद अपनी कब्र खोदता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों के बारे में मार्क्स कहता है कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा विजय दोनों ही अवश्य संभावी है, अनिवार्य रूप से। उसके वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है, यानी उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज में वर्ग विभाजन को तय किया जाता है। दूसरा, समाज का जो विकास है, समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है, सहयोग के आधार पर नहीं। यानी हमारे इस समाज का जो विकास है उसका मूल कारण संघर्ष है, सहयोग नहीं है। तीसरा, समाज में हमेशा से ही दो विरोधी वर्ग होते हैं जिनके हितों में विरोध पाया जाता है, जो आर्थिक आधार पर निर्मित होते हैं। एक जिसके पास आर्थिक सत्ता है, उत्पादन के साधनों पर कब्जा है, दूसरा जो अपना श्रम बेचने को मजबूर है। जब तक वर्गों में वर्गीय चेतना और वर्गीय संगठन नहीं होगा तब तक क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वर्गों का एक संगठन होना चाहिए, एक चेतना उनमें होनी चाहिए, और वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में चली जाती है। तो इस वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स ने श्रमिकों को विश्वास दिलाया कि उनकी विजय अवश्य होगी। फ्रेडरिक वैटकिंस ने लिखा है कि उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि यह अंतिम संघर्ष है और इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा आएगा।
वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना में हम लिख सकते हैं। मार्क्स कहता है कि आज तक का इतिहास, मानव जाति का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। लेकिन अगर हम देखें तो आज तक का मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रवृत्ति भी रही है, और आज तक मानव की जो भी प्रगति और उत्थान हुआ है उसका कारण आपसी संघर्ष नहीं है, बल्कि उसका कारण है सहयोग की भावना। समाज के जो विभिन्न वर्ग जो हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, कारीगर हो, इनमें यदि सहयोग नहीं होता तो मानव समाज कभी का टूट चुका होता, संपूर्ण चारों तरफ अराजकता की स्थिति होती। दूसरा, वर्ग की जो परिभाषा है वही दोषपूर्ण और अस्पष्ट है। दरअसल कार्ल मार्क्स वर्गों का निर्धारण केवल आर्थिक हितों की समानता के आधार पर करता है कि जिनके आर्थिक हित एक हैं वो एक वर्ग है। तो उससे कहता है कि समाज फिलहाल दो वर्गों में है, एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर। आजकल जो उद्योगों में मजदूर काम करते हैं वो कई बार कंपनियों के छोटे छोटे शेयरों में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हिस्सेदार भी बन जाते हैं, और वो फिर लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति भी बन जाते हैं। तो हम उनको किस वर्ग में रखेंगे? वो मजदूरी भी कर रहा है और शेयर भी खरीद रहा है। दूसरी तरफ उद्योगों के अंदर जो मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाला वर्ग है उसको हम किस में रखेंगे? उद्योगों में ऐसे मैनेजमेंट में बहुत बड़े लोग होते हैं जिनकी तनख्वाह लाखों करोड़ों में होती है। वो लोग कारखाने के मालिक तो नहीं है, इसलिए पूंजीपति भी नहीं है, लेकिन उनको श्रमिक कहना भी श्रमिक मजदूर वर्ग के साथ अन्याय होगा। तो वर्ग किसे माना जाए, इसकी परिभाषा मार्क्स की दोषपूर्ण है। समाज में ये कहता है केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास सर्व संपत्ति का स्वामी है, दूसरा जो संपत्ति विहीन है। दरअसल समाज में दो ही वर्ग नहीं होते। समाज में वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लोक सेवाओं के उच्च सदस्य होते हैं, पत्रकार होते हैं, और इस वर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये वर्ग न तो पूंजीपति हैं और न ही ये श्रमिक हैं, और इनकी संख्या कम नहीं हुई है। कार्ल मार्क्स कहता था मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा, मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग में बदल जाएगा, लेकिन मध्यम वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस वर्ग के अस्तित्व को मार्क्स स्वीकार नहीं करता, ये बहुत बड़ी कमजोरी है उसके सिद्धांत की। चौथा, मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत साबित हुई। श्रमिक वर्ग के द्वारा क्रांति की जो भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की थी वो सही साबित नहीं हुई। और क्रांति जिन देशों में हुई, जैसे औद्योगिक दृष्टि से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये संपन्न देश थे, क्रांति वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन क्रांति हुई रूस में, क्रांति हुई चीन में, और फिर उसने कहा श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी करेगा। चीन में कृषकों ने क्रांति की, श्रमिक वर्ग ने की, तो उसकी क्रांति की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। वहाँ हुई जहाँ इसके होने की सबसे कम आशा थी, उन्होंने की जिनके इनके द्वारा कम होने की आशंका थी। मार्क्स की भविष्यवाणी का दरअसल कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मार्क्स ये साबित करना चाहता था कि क्रांति के अंदर श्रमिकों की अंतिम विजय होगी और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। तो उसको पुष्ट करने के लिए उसने वर्ग संघर्ष की धारणा प्रस्तुत की। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दरअसल मार्क्स ये बात साबित करना चाहता था कि पूंजीवाद का अंत निश्चित रूप से होगा और साम्यवाद की विजय अच्छी निश्चित रूप से होगी। ये भी तो हो सकता है कि पूंजीवाद के बिना साम्यवाद नहीं हो सकता हो, एक ऐसा अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आ जाए जिसका वास्तव में साम्यवादी आदर्शों से कोई लेना देना नहीं हो। रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, वहां कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, लेकिन वह कम्युनिस्ट शासन ही बाद में निरंकुश होता चला गया। लोगों के विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई। जैसे आज चीन है, चीन में साम्यवादी पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन चीन के लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने की इजाजत नहीं है। लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लोगों के जीवन पर तरह तरह की पाबंदियां हैं, तो लोगों को ही निरंकुशता के बंधन में जकड़ लिया गया। सर्वहारा का अधिनायकत्व सर्वहारा पर अधिनायकत्व में बदल गया। तो लास्की की बात ठीक है कि हो सकता है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद नहीं हो, बल्कि एक ऐसा अधिनायक तंत्र जन्म ले ले जिसका साम्यवादी समानता के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं हो। दरअसल मार्क्स अपने मनोवांछित उद्देश्यों को सिद्ध करना चाहता था, अपने साम्यवादी जो दलीय हित थे उनको पूरा करना चाहता था। इसलिए उसने वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया, बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसने वर्ग संघर्ष की धारणा को प्रस्तुत किया। कैरी हंट ने लिखा है कि मार्क्स का ये विचार कि मनुष्यों के सारे झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, आम आदमी को ये विश्वास दिलाने में तो सही है कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है और उनका दुर्भाग्य सर्वहारा की विजय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक धारणा के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है।
वर्ग संघर्ष सिद्धांत का महत्व क्या है? दरअसल मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की व्याख्या वर्गीय हितों के आधार पर की, जिसने उत्पादन के संबंधों के आधार पर मानव के इतिहास को दो वर्गों में बांटा, समाज को दो वर्गों में उसने बांटा। मार्क्स की यद्यपि कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, लेकिन ये जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी प्रेरणा का काम करता है, क्योंकि ये श्रमिक वर्ग की विजय असंभावी बताता है। और ये बात भी सही है कि संघर्ष, हम ये कहते हैं कि मानव की प्रगति में सहयोग कर रहा है, लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती आज तक कि मानव प्रगति में संघर्ष का योगदान भी रहा है। संघर्ष यदि नहीं होता तो जो समाज शोषण कर रहा था, जो समाज का वर्ग शोषण कर रहा था, वह कभी भी सुधार के लिए प्रेरित नहीं होता। विश्व मानवता के एक बहुत बड़े भाग ने संघर्षों के माध्यम से बुराइयों से मुक्ति में सफलता प्राप्त की है। दरअसल मार्क्स ने जब ये कहा कि एक साम्यवादी क्रांति होगी जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था का नाश होगा, तो जिन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था मौजूद थी वो देश सतर्क हुए, पूंजीवादी भी सतर्क हुए, और उन्होंने सोचा कि यदि हमने ऐसा नहीं किया, यदि हमने श्रमिकों का शोषण करना बंद नहीं किया, यदि हमने श्रमिकों का शोषण कम करने के उपाय नहीं किए, श्रमिकों की दशा सुधारने के उपाय नहीं किए, तो हमारे यहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी। तो वो श्रमिक सुधार के लिए प्रेरित हुए, अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रेरित हुए, और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए, उनकी मजदूरी बढ़ाई गई, उन्हें सामाजिक सुरक्षा बीमा दिया गया। तो उनको इस कार्य में मार्क्स का जो सिद्धांत वर्ग संघर्ष का, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है, और पूंजीवादी शोषण से मजदूरों की रक्षा करने में ये एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। मजदूरों के संगठन बने हुए हैं हर देश में, फैक्ट्रियों में मजदूरों के संगठन काम करते हैं। किसी मजदूर के साथ गलत होता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं, इसलिए पूंजीपति उनका शोषण जो है नहीं कर सकते बड़े पैमाने पर। तो विश्व में शांति, स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, विश्व मानवता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष सिद्धांत भी, वर्ग संघर्ष ने को श्रमिकों के हित में कुछ सुधार करने के लिए बाध्य किया, श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए बाध्य किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपका जो कल का असाइनमेंट है, आप मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। असाइनमेंट आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप के कॉलेज ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। मेरे द्वारा उस समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।